हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग अपना अपना भाग्य कहानी जो कि जैनेंद्र कुमार ने 1931 ईस्वी में लिखा था पढ़ेंगे। 1931 ईस्वी। और ये कहानी जो थी आपकी वो वातायन संग्रह में संकलित थी। वातायन, तो ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए। वातायन संग्रह में ये कहानी संकलित है और ये 1931 में है। यह जो कहानी है वो मैं शैली की कहानी है। इसमें लेखक अपनी बात को कह रहा है और लेखक के साथ ही इसमें वकील के दोस्त और एक पहाड़ी बच्चे की यह पूरी कहानी है। और ये कहानी आपके नैनीताल की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी है, जिसमें आपको पढ़ते हुए बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसकी प्रकृति की स्थिति, उसका सौंदर्य, उसकी मर्मस्पर्शी चित्रण। इसमें एक स्टेटमेंट बहुत अच्छा मिलता है कि हृदय में जितनी दया है पास में उतने पैसे तो नहीं हैं। यह दया ही इस ज़माने में बहुत है। तो आइए हम लोग पढ़ते हुए इन सब चीज़ों पर ध्यान देते हैं और ये देखते हैं कि किस प्रकार से आपका प्रश्न बन सकता है इस कहानी से। क्योंकि आजकल जो कहानियों से प्रश्न बन रहे हैं वो डीपली प्रश्न बन रहे हैं। आपकी कहानियों में स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न बन रहे हैं, तो इसलिए आपको पूरी कहानी पढ़नी पड़ेगी। कहानी सेंसिटिव है तो थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे की एक बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। ये नैनीताल शहर का वर्णन है, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। रुई के रेशे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक टोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर कभी वे नीले दिखते, कभी सफ़ेद और फिर देर में अरुण पड़ जाते। वे जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे थे। पीछे हमारे पोलो वाला मैदान फैला था, तो ये पोलो ग्राउंड था, ये भी नोट कर लीजिए। सामने अंग्रेजों का एक प्रमोद गृह था जहाँ सुहावना रसीला बाजा बज रहा था और पार्श्व में था यही सुरम्य अनुपम नैनीताल। ताल में कश्तियाँ सफ़ेद पाल उड़ाती हुई एक दो अंग्रेज यात्रियों को लेकर इधर से उधर और उधर से इधर खेल रही थी। कहीं कुछ अंग्रेज एक एक देवी सामने प्रतिस्थापित कर अपनी सुई सी शक्ल की डोंगियों को मानो शर्त बांधकर सर पर दौड़ा रहे थे। कहीं किनारे पर कुछ साहब अपनी बंसी डाले सधैर्य एकाग्र एकनिष्ठ मछली चिंतन कर रहे थे। बंसी से जो मछली फंसाई जाती है, कटिया, वो। पीछे पोलो लान में बच्चे किलकारियां मारते हुए हॉकी खेल रहे थे। शोर, मारपीट, गाली गलौज भी जैसे खेल का ही अंश था। इस तमाम खेल को उतने क्षणों का उद्देश्य बना। वे बालक अपना सारा मन, सारी देह, समग्र बल और समूची विद्या लगा कर मानो खत्म कर देना चाहते थे। उन्हें आगे की चिंता न थी, बीते का ख्याल न था। वे शुद्ध तत्काल के प्राणी थे। वे शब्द की संपूर्ण सच्चाई के साथ जीवित थे। सड़क पर से नर नारियों का अविरल प्रवाह आ रहा था और जा रहा था। ये पूरी प्रकृति भूमिका बनाई जा रही है कि वहाँ का मतलब बैकग्राउंड कैसा था, वहाँ की हलचल किस प्रकार थी। तो ये चीज़ें
आप लोग थोड़ा देखते चलिए, उसको कल्पना करिए कि कहानी में किस तरह से ये सब चीज़ें आ रही हैं। उसका न ओर था न छोर था, यह प्रवाह कहाँ जा रहा था और कहाँ से आ रहा था कौन बता सकता है। सब उम्र के सब तरह के लोग उसमें थे, मानो मनुष्यता के नमूनों का बाजार सजकर सामने इठलाता निकल चला जा रहा। अधिकतर गर्व में तने अंग्रेज उसमें थे और चिथड़ों से सजे घोड़ों की बाग थामे वे पहाड़ी उसमें थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया है और जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए हैं। भागते खेलते हंसते शरारत करते लाल लाल अंग्रेज बच्चे थे और पीली पीली आंखें फाड़े पिता की अंगुली पकड़कर चलते हुए अपने हिंदुस्तानी नवनिहाल भी थे। अंग्रेज पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे और खेल रहे थे। उधर भारतीय पितृदेव भी थे जो बुजुर्गी को अपने चारों तरफ लपेटे धन संपन्नता के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। अंग्रेज रमणियां थीं जो धीरे धीरे नहीं चलती थीं, तेज चलती थीं। उन्हें न चलने में थकावट आती थी, न हंसने में मौत आती थी। कसरत के नाम पर घोड़े पर भी बैठ सकती थीं और घोड़े के साथ ही साथ जरा जी होते ही किसी किसी हिंदुस्तानी पर कोड़े भी फटकार सकती थी। वे दो दो तीन तीन चार चार की टोलियों में निशंक निरापद इस प्रवाह में मानो अपने स्थान को जानती हुई सड़क पर चली जा रही थी। दरअसल ये कहानी 1931 की है, तो उस ब्रिटिश जो भारत था उस समय की ये सब चीज़ें वर्णित है। किस तरह से अंग्रेज शासन भी था और अंग्रेजों का प्रभुत्व था, तो उस समय ज़्यादातर अंग्रेज ही दिखते थे। तो वो सब चीज़ें लेकर के ये चला है लेखक। उधर हमारी भारत की कुल लक्ष्मी सड़क के किनारे दामन बचाती और संभालती हुई साड़ी की तहों में सिमट सिमट कर लोक लाज, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेष्टनों में छिपाकर सहमी सहमी धरती की में आंख गाड़े कदम बढ़ा रही थी। ये हमारे भारत की नारियों पर एक तरह से कटाक्ष किए हैं। इसके साथ ही भारतीयता का एक और नमूना था, अपने कालेपन को खुरच खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाला अंग्रेजी दा पुरुषोत्तम भी थे, जो नेटिवों को देखकर मुंह फेर लेते थे और अंग्रेज को देखकर आंखें बिछा देते थे और दुम हिलाने लगते थे। वैसे वे अकड़कर चलते थे, मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल कुचल कर चलने का उन्हें अधिकार मिला है। घंटे के घंटे सरक गए, अंधकार गाढ़ा हो गया, बादल सफ़ेद होकर जम गए। मनुष्यों का वह तांता एक एक कर क्षीण हो गया। अब इक्का दुक्का आदमी सड़क पर छतरी लगाकर निकल रहा था। हम वहीं बैठे थे। सर्दी सी मालूम हुई, हमारे ओवरकोट भी भीग गए थे। पीछे फिरकर देखा, यह लाल बर्फ की चादर की तरह बिल्कुल स्तब्ध और शून्य पड़ा था। सब सन्नाटा था। तल्ली लाल की बिजली की रोशनियां दीप मलिका सी जगमगा रही थी। वह जगमगाहट 2 मील तक फैले हुए प्रकृति के जल दर्पण पर प्रतिबिंबित हो रही थी और दर्पण का कांपता हुआ लहरें लेता हुआ वह जल प्रतिबिंबों को 100 गुना 1000 गुना करके उनके प्रकाश को मानो एकत्र और पूंजीभूत करके व्याप्त कर रहा था। पहाड़ों के सिर पर की रोशनियां तारों सी जान पड़ती थी।
हमारे देखते देखते एक घने पर्दे ने आकर इन सब को ढक दिया। रोशनियां मानो मर गई, जगमगाहट लुप्त हो गई। वे काले काले भूत से पहाड़ भी इस सफ़ेद पर्दे के पीछे छिप गए। पास की वस्तु भी न दिखने लगी, मानो यह घनी भूत प्रलय था। सब कुछ इस घनी गहरी सफ़ेदी में दब गया। एक शुभ्र महासागर ने फैलकर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डुबो दिया। ऊपर नीचे चारों तरफ वह निर्भेद्य सफ़ेद शून्यता ही फैली हुई थी। ऐसा घना कोहरा हमने कभी न देखा था। वह टप टप टपक रहा था। मार्ग अब बिल्कुल निर्जन चुप था। वह प्रवाह न जाने किन घोंसलों में जा छिपा था। उस बृहदाकार शुभ्र शून्य में कहीं से 11 बार टन टन हो उठा, जैसे कहीं दूर कब्र से आवाज़ आ रही हो। हम अपने अपने होटलों के लिए चल दिए। रास्ते में 2 मित्रों का होटल मिला। दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए। हम दोनों आगे बढ़े। हमारा होटल आगे था। ताल के किनारे किनारे हम चल रहे थे। हमारे ओवरकोट तर हो गए थे। बारिश नहीं मालूम होती थी, पर वहाँ तो ऊपर नीचे हवा के कण कण में बारिश थी। सर्दी इतनी थी कि सोचा कोट पर एक कंबल और होता तो अच्छा होता। रास्ते में ताल के बिल्कुल किनारे पर बेंच पड़ी थी। मैं जी में बेचैन हो रहा था। झटपट होटल पहुंचकर इन भीगे कपड़ों से छुट्टी पा गर्म बिस्तर में छिपकर सोना चाहता था, पर साथ के मित्रों की सनक कब उठेगी कब थमेगी इसका पता न था, और वह कैसी क्या होगी इसका भी कुछ अंदाजा न था। उन्होंने कहा, आओ जरा यहाँ बैठे। हम उस चूते कुहरे में रात के ठीक 1 बजे तालाब के किनारे उस भीगी बर्फ की सी ठंडी हो रही लोहे की बेंच पर बैठ गए। तो ये रात के 1 बजे बैठे हैं लोहे की बेंच पर। जब होटल जा रहे थे फिर होटल न पहुंच के पहले ही रात के 1 बजे बेंच पे बैठे थे। ये चीज़ ध्यान देने की है। आजकल जैसे पूछ रहे हैं सब क्वेश्चन वैसे पूछ सकते हैं। 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का इरादा न मालूम हुआ। मैंने खिसियाकर कहा, चलिए भी। अरे जरा बैठो भी, मित्र बोल रहा है। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब इस जोर से बैठा लिया गया तो और चारा न रहा। लाचार बैठे रहना पड़ा। सनक से छुटकारा आसान न था, और यह जरा बैठना जरा न था, बहुत था। चुपचाप बैठे तंग हो रहा था, कूढ़ रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है। मैंने देखा कुहरे की सफ़ेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी सूरत हमारी तरफ बढ़ती आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का, सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता आ रहा था। ये 3 गज दूरी से दिखा है, ये चीज़ भी ध्यान दीजिए, यो पूछ सकता है। नंगे पैर, नंगा सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए हैं। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे थे, और वह न जाने कहाँ जा रहा था। कहाँ जाना चाहता है। उसके कदमों में जैसे कोई न अगला है न पिछला है, न दायां है न बायां है। पास की चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा कोई 10 बरस का होगा। तो वो जो लड़का था वो 10 साल का था। गोरे रंग का है, पर मैल से काला पड़ गया है। आंखें अच्छी बड़ी पर रूखी हैं। माथा जैसे अभी से झुर्रियाँ खा गया है। वह हमें न देख पाया। वह जैसे कुछ भी नहीं देख रहा था, न नीचे की धरती, न ऊपर चारों तरफ फैला हुआ कोहरा, न सामने का तालाब और न बाकी दुनिया। वह बस अपने विकट वर्तमान को देख रहा था।
मित्रों ने आवाज़ दी, ए। उसने जैसे जाकर देखा और पास आ गया। तू कहाँ जा रहा है? उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है? बालक मौन मुख फिर भी बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा हुआ। कहाँ सोएगा? यहीं कहीं। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। आज वहाँ क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी? सब काम, 1 रुपया और जूठा खाना। तो जो लड़का नौकरी करता था उसकी वेतन कितने थे? तो 1 रुपया था, और जूठा खाना। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि इतना संवेदनापरक कहानी है, ये तथ्य याद करने के लिए कर रहे हैं। बात ये है कि आपके नेट के पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा। अब संवेदना से क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया है। अब लाइन से, पात्रों से, कौन क्या कर रहा था, उसमें कौन टाइम था, कौन घंटा था, कितने वर्षों में कौन काम हुआ था, ये सब चीज़ें पूछ रहा है। तो आपको तथ्य ही याद करना पड़ेगा। इसकी संवेदनाएं, अब विशेषताएं, वो सब पूछना बंद कर दिया है। आइए आगे देखते हैं। फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। सो यूं ही सो जाएगा? हाँ। कहाँ? यहीं कहीं, इन्हीं कपड़ों में। बालक फिर आंखों से बोलकर मुख खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थीं कि यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न है। माँ बाप हैं? कहाँ? 15 कोस दूर गांव में। तो उसका घर शहर से, यानी कि नैनीताल से 15 कोस दूर था उस लड़के का, जो ये लड़का ये लेखक को मिला था। तू भाग आया? हाँ। क्यों? मेरे कई छोटे भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहाँ काम नहीं, रोटी नहीं। बाप भूखा रहता था और मारता था। माँ भूखी रहती थी, रोती थी, सो भाग आया। एक साथी और था उसी गांव का, मुझसे बड़ा था। दोनों साथ यहाँ आए। अब वह अब नहीं है। कहाँ गया? मर गया। मर गया? मर गया। हाँ साहब ने मारा, मर गया। अच्छा, हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्तों के होटल पर पहुँचे। ये जो बीच में वकील दोस्तों को छोड़ दिए थे, क्योंकि उनका होटल पहले आ गया था और इन लोगों का होटल आगे था, तो ये जा रहे थे तो बेंच पे बैठ गए थे। तो फिर अब रिटर्न आ करके वकील दोस्तों के होटल पे पहुँचे। वकील साहब, वकील लोग होटल के ऊपर के कमरे से उतर कर आए। कश्मीरी दोशाला लपेटे थे, मोजे चढ़े, पैरों में चप्पल थी, स्वर में हल्की सी झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। आहा, फिर आप कहिए। आपको नौकर की ज़रूरत थी ना? देखिए यह लड़का है। कहाँ से ले आए? इसे आप जानते हैं? जानता हूँ, यह बेईमान नहीं हो सकता। अजी, ये पहाड़ी लड़के बड़े शैतान होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये पहाड़ी लड़के बड़े शैतान होते हैं, किस कहानी में है? तो ये आपके अपना अपना भाग्य में। बच्चे बच्चे में गुल छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब हैं, उठा लाए कहीं से, लो जी यह नौकर लो। मानिए तो यह लड़का अच्छा निकलेगा। आप भी जी, बस खूब है। एरे गेरे को नौकर बना लिया जाए, अगले दिन वह न जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं? माने क्या खाक, आप भी जी। अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा, अब हम सोने जा रहे हैं और वे 4 रुपये रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर सोने चले गए। यानी कि उन लोगों का जो होटल था वो 4 रुपये किराए वाला पर डे का होटल था। वकील साहब के चले जाने पर
होटल के बाहर आकर मित्र ने अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ टटोला, पर झट कुछ निराशा के भाव से हाथ बाहर कर मेरी ओर देखने लगे। क्या है? इसे खाने के लिए कुछ देना चाहता था। अंग्रेजी में मित्र ने कहा, मगर 10 के नोट हैं। नोट ही शायद मेरे पास हैं, देखूं? सचमुच मेरे पॉकेट में भी नोट ही थे। हम फिर अंग्रेजी में बोलने लगे। लड़के के दांत बीच बीच में कटकटा उठते थे। कड़ाके की सर्दी थी। मित्र ने पूछा, तब? मैंने कहा, 10 रुपए का नोट ही दे दो। सकपका कर मित्र मेरा मुंह देखने लगे। अरे यार, बजट बिगड़ जाएगा। हृदय में जितनी दया है, पास में उतने पैसे नहीं। यही लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। अरे यार, बजट बिगड़ जाएगा। हृदय में जितनी दया है, पास में उतने पैसे तो नहीं है। तो जाने दो, यह दया ही इस जमाने में बहुत है। मैंने कहा। मित्र चुप रहे, जैसे कुछ सोचते रहे। फिर लड़के से बोले, अब आज तो कुछ नहीं हो सकता, कल मिलना। वह होटल डी पब जानता है? कल 10 बजे मिलना है। तो यानी कि ये सब होटल डी पब के पास सुबह में 10 बजे बुलाए थे उस लड़के को। तो होटल का नाम याद कर लीजिए, डी पब, और 10 बजे। हाँ, कुछ काम देंगे हुजूर? हाँ हाँ, ढूंढ दूंगा। तो जाऊं? हाँ। ठंडी सांस खींचकर मित्र ने कहा, कहाँ सोएगा? यहीं कहीं बेंच पर, पेड़ के नीचे किसी दुकान की भट्ठी में। बालक फिर उसी प्रेत गति से एक ओर बढ़ा और कोहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी। हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है, उसके पास बहुत कम कपड़े। यह संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निष्ठुरता कहो, बेहयाई। दूसरे दिन नैनीताल, स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलार का वह बेटा, वह बालक निश्चय समय पर हमारे होटल डी पब में नहीं आया। हम अपनी नैनीताल की सैर खुशी खुशी खत्म कर चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाते बैठे रहने की जरूरत हमने न समझी। मोटर में सवार होते ही थे कि यह समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। वही लड़का था। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चिथड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। पर बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर छाती, मुट्ठी और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी। मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। सब सुना और सोचा, अपना अपना भाग्य। और इस तरह से आपकी कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अपना अपना भाग्य। तो दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। हम लोग फिर दूसरे कहानी में मिलेंगे। नमस्कार।